वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। वेव ऑप्टिक्स वो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है पिछले 3-4 दिन से, जिससे बच्चे अक्सर डर जाया करते हैं। गजब का टॉपिक होने वाला है आज की क्लास। रे ऑप्टिक्स पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 आपने फुल एंजॉय किया होगा, हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डील किया है। और आज भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा और इससे बनने वाले जो टॉप लेवल के क्वेश्चन, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बनता है, ड्यूल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला, उसको भी डील करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और विजुअल इफेक्ट के साथ एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारी क्लास रहेगी ये हमारा रहेगा वे ऑप्टिक्स पार्ट 3। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 आपने मिस कर दिया है तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। आज हम पार्ट 3 करेंगे और ये लेक्चर नंबर आपका 93 होने वाला है। टोटल लेक्चर अगर आपने पीछे की क्लास से मिस किया है इस लेक्चर की, तो अगर आप यूनिट एंड डायमेंशन से देखना चाहते हैं तो इसके पहले लेक्चर पे जाइए, सभी बच्चे जिन्होंने इसको कंप्लीट नहीं किया है। तो एक बार जो आर्मी मेरी क्लास में पहुंच चुकी है, एक बार कमेंट सेक्शन में हाउस द जोश के साथ में रिप्लाई कर दीजिए। और अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर जरूर करें, दिल पे हाथ रखें, आवाज जरूर आएगी कि दिन रात आपके लिए इधर खड़े मिलेंगे सर आपको। तो क्लास को शेयर करके फुल सपोर्ट आपका हमें चाहिए और वही सपोर्ट हमें आपके लिए डेडिकेशन देता है, कॉन्फिडेंस देता है, यहाँ पे खड़े रहने की ताकत देता है। तो मैं क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये हमारी टीम आरएस सर जो आपसे प्रॉमिस पूरा करती है, प्रॉमिस जो की आपसे उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देती है, किसी भी हाल में हो, लेकिन आपके लिए क्लास लेकर हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं, आपको मैं नहीं कह रहा कि आप प्लस पे ही जाइए, अनअकैडमी पे हमारी फ्री क्लासेज भी होती है। ये मेरा प्रोफाइल है, आप जाके अनअकैडमी पे सर्च कर सकते हैं। अनअकैडमी पे डेली सुबह 8 बजे मेरी फिजिक्स टॉप 3000 की एक क्लास चलती है, जो कि क्लास बिल्कुल फ्री है और वो टॉप 3000 की क्लास है। कोई भी बच्चा उस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। तो ये क्लास कोई बच्चा मिस ना करे, इवन प्लस वाले बच्चे भी उस क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो कोई भी बच्चा उस क्लास को मिस ना करे। ये मेरा प्रोफाइल है, वहां जाके फॉलो कर लो, आपको लिंक आ जाएगा क्लास का। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहता है तो ये कैटेगरी सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद में आप 1 मंथ 3 मंथ के लिए नहीं, अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो या तो 6 मंथ या 12 मंथ सेलेक्ट करें। उसके बाद में आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं आरएस लाइव। 10% इसमें इंस्टेंट आपका डिस्काउंट होगा, लेकिन उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं, वो सारे सब्जेक्ट उसमें फ्री रहेंगे, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस। ये हो गया। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम आरएस सर, जिसपे लगभग 24,000 के आसपास बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन है। क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, बहुत ही गजब का टॉपिक होने वाला है। वेव ऑप्टिक्स का ये आपका तीसरा क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है, भाई साहब नोट्स बना रहे हैं क्लास के साथ साथ में, देख लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले जहां से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, और वो टॉपिक हमारा रहेगा आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का व्यतिकरण। बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट है, अक्सर बच्चे इस कॉन्सेप्ट को मिस कर जाते हैं, डाउट बच्चा इसमें रख लेता है। इस पॉइंट को फील करना, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके दूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पे जो मुद्दा आपको दिया जा रहा है, यहां पे जो व्यतिकरण का जो कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट, उसके लिए तैयार हो जाइए। तो एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, मैं इसको समझाना स्टार्ट करूं, इससे पहले मुझे प्रत्येक बच्चे का एक बार जोश दिख जाए। तो हाउस द जोश के साथ में जय हिंद एक बार प्रत्येक सोल्जर कमेंट बॉक्स में स्पैम कर दें। जय हिंद फटाफट से स्पैम कर दें, जिसके बारे में फटाफट से, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फटाफट एक बार जय हिंद कमेंट में स्पैम कर दें, मजा आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया लेवल पे, यस सर, बहुत बढ़िया लेवल पे मजा आ जाएगा। जल्दी से जय हिंद स्पैम कर दे कमेंट में, यस ओके। सभी बच्चों ने लगभग आई थिंक स्पैम किया है कमेंट, बहुत अच्छा लगा। चलो अभी फील करते हैं, कॉन्सेप्ट को फील करते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। सबसे पहली चीज तो ये कि एक ही डायरेक्शन में, मेरे शब्दों पे गौर करना, जब तक पॉइंट क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नींव रखनी पड़ेगी मजबूत। ध्यान दीजिए, जब एक ही डायरेक्शन में बढ़ती हुई वेव
जब एक ही डायरेक्शन में बढ़ती हुई वेव, एक ही डायरेक्शन में चलती हुई तरंगे, एक पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन में चलती हुई तरंगे अगर अध्यारोपित होती है, अगर मिलती है, तो कुछ बिंदुओं पे तीव्रता ज्यादा, कुछ बिंदुओं पे तीव्रता ज्यादा, कुछ पे कम। जैसे एक लाइन ये आपको डार्क दिख रही है, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, और यही चीज आप इधर पर्दे पे प्राप्त कर रहे हैं। इस चीज को फील करिए। ये लाइन आपको सीधी जाती हुई नजर आ रही है, यहां पे देखिए, एक ये देखिए, इन दोनों के बीच में गैप आ गया। एक ये लाइन सीधी जाती हुई नजर आ रही है, एक ये जाती हुई नजर आ रही है, इन दोनों के बीच में गैप आ गया। इनको पकड़ पाना, इनको रोक पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फील कर पाओगे जब आप इन लाइनों को आगे बढ़ता हुआ देखोगे। मैंने क्या बोला, डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। जब एक ही डायरेक्शन में बढ़ती हुई वेव का अध्यारोपण होता है, तो कुछ पॉइंट पे उनका इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है और कुछ पॉइंट पे उनका इंटेंसिटी मिनिमम होता है। यानी कुछ पॉइंट पे तीव्रता अधिकतम और कुछ पॉइंट पे तीव्रता मिनिमम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम पर्दे पे प्राप्त करते हैं। इधर लास्ट में जहां पे स्क्रीन लगा हुआ है, जहां पे पर्दा लगा हुआ है, और इसी को हम नोट करते हैं। इसी फिनोमेनन का नाम है प्रकाश का व्यतिकरण, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे एक होल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक होल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और इन दोनों होल से मैं इंटेंसिटी को मेजरमेंट करता हुआ आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आपको नोट्स में क्या लिखना है वो चीज मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूं, फिर आगे बढ़ूंगा। जरा मेरी बात नोट करिए। मैंने क्या बोला, जब समान आवर्ती की दो तरंगे, ठीक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी उनका सेम रखना है। मेन मुद्दे वाली बात है, किसी भी मीडियम में एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ रही है, सेम फ्रीक्वेंसी की कोई वेव एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, मोशन करती हैं, प्रोपोगेशन होता है, और उनका उसी दौरान अध्यारोपण होता है, सुपरपोजिशन होता है, अध्यारोपण होता है। जब उनका सुपरपोजिशन होता है, उस कंडीशन में सुपरपोजिशन के कारण किसी बिंदु पे लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम, दूसरे किसी पॉइंट पे लाइट इंटेंसिटी मिनिमम अगर हम प्राप्त कर पाते हैं, तो इसी फिनोमेनन का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का व्यतिकरण है। जब समान आवर्ती की दो तरंगे एक सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ने के दौरान जब उनका सुपरपोजिशन होता है, जब उनका अध्यारोपण होता है, तो एक पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, अन्य किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम हमें प्राप्त होता है। तो इसी फिनोमेनन का हमने नाम दिया है, इसी घटना को हमने नाम दिया है व्यतिकरण। इसे हम व्यतिकरण कहते हैं, ये व्यतिकरण कहलाता है। मैं केवल एक शब्द पूछूंगा, अगर बच्चा मेरे साथ रेगुलर अभी क्लास में अटैच है, स्क्रीन पे क्या बता रहा हूं उस पे फोकस करके रखा हुआ है, तो बच्चा इसका डेफिनेशन दिल में उतरा कि नहीं उतरा, दिमाग में स्कैन हुआ कि नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डायग्राम को मैंने इसके साथ लिंक किया है, क्योंकि जब तक डेफिनेशन क्लियर नहीं है तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बताइए फटाफट से, डेफिनेशन अगर फील है, डेफिनेशन अगर क्लियर है तो जल्दी बताइए। पहले डेफिनेशन क्लियर है, आगे बढ़ूंगा तभी समझ में आएगा सर, और थोड़ा फास्ट रिप्लाई करें बच्चा। डेफिनेशन है बेटा, सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव जब किसी मीडियम में आगे बढ़ रही है, तो उनके सुपरपोजिशन से, उनके अध्यारोपण से, उनके मिलने से कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, कहीं पे मिनिमम होती है। तो इसी फिनोमेनन को, लाइट का ये जो घटना है, इसी को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर है जी सर। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस यानी प्रकाश के व्यतिकरण के प्रकार। और प्रकाश के व्यतिकरण के प्रकार की बात करें तो टू टाइप्स, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव, यानी एक रचना करने वाला, एक सपोर्ट करने वाला, और एक डिस्ट्रक्टिव यानी विनाश करने वाला। मैं एक ही चीज समझाऊंगा, एक बार मैं इमेज तुम्हारे दिमाग तक पहुंचा दूं। अगर सेम फेज में, समान कला में चलती हुई कोई वेव
मिलती है तो वह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को क्रिएट करेगी, संपोषी व्यतिकरण को बनाएगी। अगर समान कला में चलती हुई तरंग मिलती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। और उसके अपोजिट अगर कोई वेव दूसरी वेव के अपोजिट, ये नीचे जा रही है वो ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है वो नीचे जा रही है, इस तरीके से, यानी इसे बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है लेकिन जब सुपरपोजिशन हो रहा है तो उनकी फेज अगर सेम है कंस्ट्रक्टिव, अगर अपोजिट है डिस्ट्रक्टिव। तो ये दो प्रकार के इंटरफेरेंस आपके दिल दिमाग तक उतरने चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत गजब के क्वेश्चन बनने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम बना के जो एग्जाम में पूछे गए वो हम आपको देने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा सब्र रखना होगा। तो सबसे पहले व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, पहला आपका कंस्ट्रक्टिव यानी संपोषी, और दूसरा आपका डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशी। नाम की डेफिनेशन मैंने आप तक पहुंचा दिया है, जो नाम का काम था वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है, वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अब इसका जो फैक्टर है, जो पहला पॉइंट है वो है फेज का, यानी अगर सेम फेज में है, समान कला में है तो कंस्ट्रक्टिव, अपोजिट फेज में है तो डिस्ट्रक्टिव। तो पहला पॉइंट आपका आप फील करेंगे, पहला पॉइंट कंस्ट्रक्टिव का आपकी स्क्रीन पर है। जिस बिंदु पे तरंगे, जिस पॉइंट पे वेव सेम फेज में आगे मिलती है, समान कला में आगे मिलती है, तो वह एक दूसरे को सपोर्ट करती है। वो कहते हैं ना, वो विचारों से विचार मिल जाएं तो उनको दोस्त बनने में समय नहीं लगता और उनकी दोस्ती लंबी चलती है। तो यहाँ पे अगर समान कला में, मैंने विचारों की बात फेज के साथ कर दी है, अगर मिलते हैं तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त होगा। और इस कंडीशन में लाइट की जो इंटेंसिटी है, प्रकाश की जो तीव्रता है, वो मैक्सिमम होगी, वो अधिकतम होगी। बताइए, वो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी अगर एक ही डायरेक्शन में बढ़ती हुई वेव का फेज कला समान हो तो। लेकिन बच्चा कला को फील नहीं कर पाया कि इस कला का मतलब है क्या। वैसे पीछे कल की क्लास में पूरा डिटेल से बात किया मैंने कला क्या है, लेकिन एक बार छोटा सा इमेज बना देता हूं ताकि ये स्कैन हो जाए। बेटा ध्यान दीजिए मेरी बात पे, समझिए। बेटा एक वेव ये है, ठीक है, मैंने इतना ही बनाया इसको। दूसरा वेव ये देखिए बेटा, ये दूसरा वेव है। अब देखिए दोनों वेव एक साथ स्टार्ट हुए, दोनों वेव एक साथ मैक्सिमम हो गए, दोनों मिनिमम हो गए, नेगेटिव मैक्सिमम हो गए, मिनिमम हो गए एक साथ, यानी इन दोनों की फेज सेम है। अगर मुझे कोई इनका फेज डिफरेंस निकालने के लिए बोले तो मैं क्या बोलूंगा, 0 है। तो सर दूसरी कला कैसे हो सकती है, जैसे ये वेव इधर से स्टार्ट होता हो, ऐसे चलता। अब देखो ये वेव अलग अलग है, अब ये वेव कहां पे है, ये वेव कहां पे है, तो ये फेज का डिफरेंस आ जाता है। तो जो मैं कला वाली बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं, पहुंच पा रही है, कला का लॉजिक समझ में आ रहा है, सेम फेज वाला लॉजिक समझ में आ रहा है, समान कला में चलेंगे, इसने भी सपोर्ट किया इसको, तो रिजल्टेंट देखना तुम इसका, अभी फील कराता हूं, तुम रिजल्टेंट देखो इसका भैया, ये आ गया रिजल्टेंट। बताओ ये हमारा रिजल्टेंट आ गया परिणामी। क्या इन दोनों ने सपोर्ट किया, तभी तो रिजल्टेंट इतना बड़ा आया, तभी तो उसने सर्जन किया, दोस्ती किया, सपोर्ट किया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गया। बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। बहुत अच्छा कमेंट पढ़ के मजा आ गया। पहला पॉइंट कंस्ट्रक्टिव के बाद में बारी आती है डिस्ट्रक्टिव की। पहला बिंदु, इसी को कंपेयर करूंगा इसके साथ। ये जो कंटेंट आपका तैयार किया जाता है, बहुत सारा टाइम इन पे लगता है, बहुत सारा टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, चाहे हमारी कंटेंट टीम जो टाइप करती है उनके लिए हो, चाहे इनको अरेंजमेंट करने के लिए मेरा काम हो, क्योंकि अरेंजमेंट करने का काम मेरा ही होता है, कैसे इनको सेटअप करें। तो पहले हमने कंपैरिजन किया, पहला पॉइंट। अब इसको कंपेयर करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ, ताकि कंपैरिजन करने से सवाल बहुत जल्दी क्लियर होता है। तो इसका पहला बिंदु आपकी स्क्रीन पर है, और वो बिंदु क्या है जरा गौर फरमाइए। जब बिंदु, जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट पे वेव अपोजिट फेज के साथ, विपरीत कला के साथ
मिलती है तो वहां पे विनाश होता है। वहां पे क्या होता है? विनाश होता है, हाहाकार मच जाता है, नुकसान हो जाता है। जब दो लोगों के विचार नहीं मिलते हैं तो युद्ध होता है। समझ में आई बात? और युद्ध होने पे क्या होगा? विनाश होगा। क्या होगा? विनाश होगा, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी जब विनाशी व्यतिकरण होगा तो आप समझ गए होंगे, क्या कोई बेनिफिट होगा? कभी नहीं, नुकसान होगा, विनाश होगा। इंटेंसिटी लाइट का मिनिमम हो जाएगा, प्रकाश की तीव्रता मिनिमम आ जाएगी, न्यूनतम आ जाएगी। जरा फील कराता हूं, कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाता हूं। डायग्राम देखिए जरा मेरा एक बार, डायग्राम देखिए। ये देखिए बेटा, एक वेव बना रहा हूं मैं, ये वेव है, ये जनरल सा वेव है। दूसरा वेव बना रहा हूं ब्लैक कलर के साथ में, जरा गौर फरमाइएगा। यस, ये पहला वेव था, ये दूसरा वेव है। अब मैं रिजल्टेंट बनाने जा रहा हूं बेटा, ये इसके अपोजिट फेज में आ गया, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेव बचेगा। ज्यादा देखने पे कौन लग रहा है? ग्रीन कलर वाली वेव, तो रिजल्टेंट उसी साइड में बचेगा। ये आपका रिजल्टेंट आ गया, ये परिणामी आ गया, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। इस तरीके से फेज समान है, सॉरी अपोजिट है, और फेज इसका इधर, इसका इधर, अपोजिट फेज होने की वजह से इसकी इंटेंसिटी बढ़ी नहीं, घटी है, नीचे आ गया, अंतर आ गया, और इसी वजह से उसका इंटेंसिटी मिनिमम हो गया, न्यूनतम हो गया। तो ये कंस्ट्रक्टिव था और ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को इस पॉइंट में कोई डाउट नहीं है। क्लियर है बेटा? पॉइंट क्लियर है? क्लियर है बेटा? डिस्ट्रक्टिव और आपका कंस्ट्रक्टिव दोनों पॉइंट क्लियर है? चलो जी, अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी का कंपैरिजन करते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी था, दूसरा प्रॉपर्टी पहले कंस्ट्रक्टिव का देख लेते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी इधर आपको दिख रहा होगा, ये दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या? प्रेक्षण बिंदु पे जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहां पे वेव के बीच में फेज डिफरेंस कालांतर 0 होगा। ये पॉइंट पढ़ने से पहले मेरी आर्मी के पास इसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने इस डायग्राम में ऑलरेडी मैंने ये बात आपको क्लियर करवा दी है। बेटा समान कला में है तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, और फाई का वैल्यू क्या है? 0 है, यानी कालांतर 0 है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो वहां पे फेज डिफरेंस आपका 0 आता है। ये कॉन्सेप्ट मेरी आर्मी के पास ऑलरेडी पहले से है। ठीक है जी, चलो जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ता हूं, लाइक में दबा के कंजूसी हो रही है, चलो कोई बात नहीं है। अब इसमें फेज डिफरेंस यानी कालांतर आपका 0 आ रहा है, या 2n पाई बोल सकते हैं। 2 पाई का n गुणा जा जाएगा, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, बात घूम फिर के वहीं पे आनी है। लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात आई, जब विनाशी व्यतिकरण की बात आई, तो फेज डिफरेंस अपोजिट है, यानी विपरीत है, यानी कालांतर या तो 180 डिग्री आएगा या 2n-1 पाई आएगा। लिख के देख लो बच्चा, 2n पाई -1 में बता देता हूं आपका नया स्लाइड लेके, जरा समझिए बेटा। यहाँ पे देखिए 2n पाई हो जाएगा, या तो इसमें तो 2n पाई, अब n का वैल्यू 1 रखा, 2 पाई, n का वैल्यू 1, यहाँ पे रखता हूँ n का वैल्यू 1 तो 2 पाई, n का वैल्यू 2 तो 2 4 पाई, n का वैल्यू 3 रखा तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 पाई। अच्छा, ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव की बात कर लेते हैं। 2n-1 इंटू पाई, n का वैल्यू 1 रखो, 2 - 1 यानी पाई, n का वैल्यू 2 रखो तो 2 दूनी 4 -1 यानी 3 पाई, n का वैल्यू 3 रखो, 3 दूनी 6 -1 यानी 5 पाई। समझ रहे हैं बच्चा? सम नंबर 2 4 6 8 10 12 विषम नंबर, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई। तो जो कॉन्सेप्ट मैं आप तक डिलीवर करना चाहता हूं वो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या, उस कॉन्सेप्ट को फील करें, वो पॉइंट है क्या। बहुत बेहतरीन बिंदु आपका इधर से बनने वाला है, जिसमें क्या दिक्कत है। एनडीए का कोर्स अनअकैडमी पे कब आ रहा है बच्चा? एनडीए, एयरफोर्स, नेवी हम अलग अलग कभी ना डिस्कस किया है ना कभी करते हैं। मेरा हमेशा कोर्स एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए होता है।
स्पेसिफिक मैंने कभी ना कोर्स एनडीए के लिए लॉन्च किया है, ना एयरफोर्स के लिए किया, ना एनडीए के वो नेवी के लिए किया बच्चा, ठीक है। तो अंधेरे में जी रहा है बेटा। तो यहां पे ये चीज क्लियर हो गई। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये पाई का समगुणज बोलेगा, पाई का समगुणज 2 4 6 8 10, ये पाई का विषम गुणज बोलेगा। इतनी बात पते की आपके दिमाग में डायरेक्ट हिट किया कॉन्सेप्ट पाई या पाई का समगुणज कंस्ट्रक्टिव, विषम गुणज डिस्ट्रक्टिव। दूसरा पॉइंट फुल कंपैरिजन के साथ मेरी आर्मी के दिमाग में स्कैन। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उस पे लगे हाथ बात कर लेते हैं। और ये सवाल एग्जाम में आया है बच्चा, ये सवाल एग्जाम में आया है, ये सवाल भी पूछा गया, फेज डिफरेंस वाला भी आया है और ये सवाल भी आया है। जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जो आपका प्रेक्षण बिंदु है, वहां पर जो वेव है, जो तरंगे हैं, उनके बीच में पथांतर, पथ का अंतर, जो पॉइंट जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस फिनोमेनन को, उस घटना को, उसके लिए जो पथांतर का जो फॉर्मूला है वो है आपका डेल बराबर एन लेमडा, यानी लेमडा बाई 2 का समगुणज। सर ये बात सोच के मेरा दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े सब हिल जाते हैं। एग्जाम में कौन सा ऑप्शन सही करूं मैं, क्या लिखा हुआ आ रहा है इधर, डेल बराबर एन लेमडा, यानी अगर मैं पथांतर की बात करूं डेल एक्स लिख लो, चलो पथांतर को आप कंफ्यूज मत होना, एन लेमडा। अब सर आप क्या बोल रहे हैं, ये दूसरी बात क्या है, सर ये दिया हुआ था एग्जाम में और मैं टोटल कंफ्यूज हो गया, सवाल गलत कर दिया। लेमडा बाई 2 का समगुणज करके बताता हूं। लेमडा बाई 2 का समगुणज डेल एक्स बराबर लेमडा बाई 2 का समगुणज, सम बोले तो 2 कट गया बच्चा, क्या आ गया, इसको इधर लिख दो लेमडा। दूसरा डेल एक्स बराबर बेटा लेमडा बाई 2 था, समगुणज 2 की जगह 4 किया, कट गया 2 लेमडा। तीसरा डेल एक्स बराबर समगुणज कितना किया बेटा, लेमडा बाई 2 इंटू समगुणज 6, कट गया 3 लेमडा। समझ रहे हैं बात में क्या कहना चाह रहा हूं, यहीं पे बात खत्म हो गई। डेल बराबर एन लेमडा पे खत्म। एन का वैल्यू 1 लेमडा, एन का वैल्यू 2 2 लेमडा, एन का वैल्यू 3 लेमडा, एन का वैल्यू 4 लेमडा। बस ये केवल मेकअप है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा लपेट दिया गया। लेमडा बाई 2 का समगुणज, बात वही है, पॉइंट वही है, बच्चा कंफ्यूज हो गया कि ये लेमडा बाई 2 का समगुणज का क्या लफड़ा है और गलती कर बैठा बच्चा। जबकि वही मैं बता रहा हूं, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा वैल्यू पुट करके बता दिया, प्रूव कर दिया। अब तो मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, इसके भंवर में ना फंसे, फेज डिफरेंस वाले सवाल में इसके भंवर में ना फंसे। अगर इसके भंवर में फंस गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्लियर है बेटा? पहला ये जो पॉइंट मैंने बताया एक बार फटाफट एग्री कर दे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत तगड़ा वाला लपेटा जाता है बच्चे को इधर से। अब बच्चा लपेटेगा सवाल को, टॉप लेवल पे लपेटेगा। क्लियर है बेटा? टॉप लेवल पे बच्चा इसको लपेटेगा। क्लियर है या नहीं? फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है? यस सर। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अब इसका कंपैरिजन, इधर तीसरा पॉइंट हो गया तो इसका कंपैरिजन तीसरा पॉइंट इधर भी होना चाहिए, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी गौर करो। कंपैरिजन करने के लिए आपके सामने वैल्यू मैंने पुट करके रखी हुई है, ये आता है 2n-1 लैम्डा बाई 2 या लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज। अब कंपैरिजन क्लियर है, ये लैम्डा बाई 2 का सम गुणज है, ये लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज है। ये डेल बराबर n लैम्डा है, ये आपका डेल बराबर 2n-1 लैम्डा बाई 2 है, डेल बराबर। ये सवाल बहुत तगड़ा है, मैंने खुद आपको प्रैक्टिस करवाया हुआ ये सवाल आपके प्रैक्टिस सेशन में आपको मिल जाएगा। जब अपनी सवाल का क्वेश्चन प्रैक्टिस में जब भी टॉप 3000 आएगा उसमें ये मिल जाएगा सवाल आपको। तो डेल बराबर 2n-1 लैम्डा बाई 2, 2n-1 लैम्डा बाई 2, 2n-1 लैम्डा बाई 2, 2n-1 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज है, लैम्डा बाई 2 का सम गुणज है। डेल बराबर n लैम्डा, डेल बराबर 2n-1 लैम्डा बाई 2। एक बार ये दोनों फॉर्मूले मेरे आर्मी के दिल दिमाग में पहुंच जाएं, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाला है। क्लास के दौरान बच्चा अगर याद कर रहा है, नोट्स नहीं बनाना। बहुत सारे बच्चे मुझे फोन करते हैं, वो क्या कहते हैं बताए, सर हम लाइव नहीं आते। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर हम बाद में नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स बनाते तो लाइव में नोट्स नहीं बना पाते। तो बेटा लाइव के दौरान नोट्स बनाने भी नहीं है,
लाइव के दौरान नोट्स नहीं बनाने, लाइव के दौरान पूरा फोकस करना है जो बताया जा रहा है उसको समझने पे। तो मेरे हिसाब से ये दोनों पॉइंट के 2 सवाल और दोनों सवाल अच्छे से क्लियर है, कोई सवाल गलत नहीं करना। आराम से पढ़ाऊंगा, लेकिन जो पढ़ाऊंगा वो सॉलिड करूंगा, परमानेंट करूंगा। अगले वाले पॉइंट पे तीसरा कंपैरिजन, और तीसरा कंपैरिजन आपका हो गया, ये तीसरा कंपैरिजन था। चौथा कंपैरिजन आता है आपकी स्क्रीन पे। वो कंपैरिजन क्या है? क्या मैं एक बिंदु आपसे पूछूं, क्या मैं ये डायग्राम दिखाऊं आपको, ये डायग्राम दिखाऊं? यस, ये डायग्राम बेटा, इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड और जो रिजल्टेंट आया उसका एम्पलीट्यूड, बताओ मैक्सिमम आया या नहीं? मैक्सिमम आया या नहीं? यस सर। तो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है इस तरीके से। ये एक वेव है, ये आपका दूसरा वेव है, ये आपका दूसरा वेव है, और ये आपका रिजल्टेंट तीसरा वेव है। तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड जुड़ेगा, तो इस तरीके से एम्पलीट्यूड अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, सेम फेज में होने के कारण, समान कला में होने के कारण है। ठीक है? यस सर। बेटा फोकस रखिए। तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, संपोषी व्यतिकरण है। ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव है, यानी संपोषी व्यतिकरण है। अब यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, मैं इसके बारे में तो क्या ही बताऊं। अगर इसका एम्पलीट्यूड A1 हो, इसका A2 हो, तो अगर मैक्सिमम की बात करें तो हो जाएगा A1 प्लस A2, यानी जुड़ जाएगा। अगर इसको A0 लिखेंगे तो A0 और A0, जैसे मैंने कहा A बराबर A मैक्सिमम बराबर A1 प्लस A2, तो A मैक्सिमम हो गया A1 प्लस A2। A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू A0 है, तो ये भी A0 है, ये भी A0 है। तो बताओ क्या हो गया जुड़ के? 2A0 जो यहाँ पे दिया हुआ है। मैं तो एक ही, और अगर मिनिमम की बात करें तो इसमें से इसको घटाएंगे A1 माइनस A2 तो वह 0 आ जाएगा। लेकिन आपको मैक्सिमम की बात करनी है, यहाँ पे मिनिमम को आपको साइड में रखना है, आपको मैक्सिमम पे फोकस करके आगे चलना है। तो चौथा पॉइंट क्लियर है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा, आयाम अधिकतम आएगा। क्लियर है बेटा? शाबाश, बहुत अच्छे। चलो जी, अब आते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। अब क्या ही बोलूं मैं, और क्या ही बोलूं मैं, क्या ही बताऊं आपको, क्या ही कहूं? क्या? एम्पलीट्यूड मिनिमम, आयाम आपका न्यूनतम है ना? आयाम आपका न्यूनतम यहां पे आपको करके बताया है। जैसे मैं कहता हूं ना कि संजय सर के बारे में क्या ही बोलना, कुछ कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है। 250 तक बच्चे लाइव आने लगे हैं। पहली क्लास में उनके जब उन्होंने स्टार्ट किया 150 बच्चे लाइव थे, 100 बच्चे लाइव थे। अब बच्चों को फील आया, क्योंकि वो एक चीज प्रॉमिस करते हैं, 60 मिनट बच्चा मन से मेरी क्लास में आ गया, अगले दिन दौड़ के चला आएगा। एक वो कहते ना, एक बार श्याम बाबा के दरबार पे तुम पहुंच गए, अगले बार टाइम होने पे अपने आप दौड़ के आओगे, अगर आपकी श्रद्धा है तो। समझ में आया? वैसे ही बेटा बहुत तगड़े लेवल पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाते हैं। उसी प्रकार अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करता हूं तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो दौड़ के तुरंत आ जाओगे, क्योंकि अपोजिट फेज में है तो मिनिमम होगा। तो नया कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उसी कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करके बता दिया। इधर मिनिमम आ जाएगा, ये जो इधर मिनिमम था ना उसको इधर स्कैन इधर डाल दो और ये मिनिमम आपका 0 आ गया। अगर बराबर है तो, अगर बराबर नहीं है तो अंतर आएगा A1 माइनस A2, और बराबर है तो 0 हो जाएगा। मेरे हिसाब से डाउट क्लियर है बच्चे का? यस सर, शाबाश। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे, और ये कंपैरिजन बहुत अहम है। इन कंपैरिजन से जो जहर सवाल बनते हैं उन जहर सवाल की बात हम करते हैं। प्रेक्षण बिंदु पे परिणामी तीव्रता, जो इंटेंसिटी है, जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जो आपका प्रेक्षण बिंदु है, उस पे इंटेंसिटी आपका मैक्सिमम होगा। जो प्रेक्षण बिंदु है वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। अगर अपन बात करें ऑब्जर्वेशन पॉइंट की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, और अगर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इसकी इंटेंसिटी मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है। सबसे पहले कल वाला फॉर्मूला किस किस बच्चे को भी याद है इंटेंसिटी का? कल वाला फॉर्मूला किस किस बच्चे को याद है? कल वाला फॉर्मूला किस किस बच्चे को क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए। इंटेंसिटी को लेकर कल हमने कुछ फॉर्मूले बनाए थे, कितने बच्चों को याद है? आई का फॉर्मूला, आई बराबर I1 प्लस I2 टू √I1 √I2 cos फाई या cos थीटा, जो भी है वो फॉर्मूला बच्चा दिमाग में कैलकुलेट कर ले। कमेंट में लिखने में टाइम लगेगा तो दिमाग में ही अपना कैलकुलेट कर ले। मैं लिख देता हूं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। I बराबर I1 I2 प्लस 2 √I1 √I2, और ये आपका cos फाई था। लेकिन मैंने क्या बताया,
ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसमें फेज डिफरेंस आपका 0 होता है या पाई का सम गुणज होता है 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई। cos 0 का मान 1 हो जाएगा तो i बराबर आएगा i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2। cos 0 का मान 1 हो गया। i बराबर बेटा ये मैक्सिमम होगा, मैं पहले ही बता दूं, i1 अंडर रूट i1 का होल स्क्वायर कर दो, मैं इसका मेकअप कर रहा हूँ बच्चे, अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर कर दो, 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2, i1 अंडर रूट i2 ऐसा लिख रहा हूँ, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? फॉर्मूला बना रहा हूँ बेटा, अंडर रूट i1 का स्क्वायर करेंगे वापस i1 आ जाएगा, अंडर रूट i2 का स्क्वायर करेंगे वापस i2 आ जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर, शाबाश। तो बेटा नया फॉर्मूला हमने बना दिया, हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया i मैक्सिमम बराबर वो हो गया आपका अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए जरा, फॉर्मूला दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में जाता है क्या, स्कैन होता है क्या, क्लियर होता है क्या? तो आगे बढ़े। बहुत अच्छा सवाल है। आई मैक्सिमम बराबर, बहुत बढ़िया, कंजूसी हो रही है, हाँ कंजूसी हो रही है दबा के, देख लो तुम बेटा। मेकअप है सर, क्लियर। इंटेंसिटी मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मैं इधर बताऊं मिनिमा है इधर सर, इधर मिनिमा में क्या ही करूं, मैं डायरेक्ट cos 180 लिख दूं क्या, फाई 180 लिख दूं क्या? तो ये जो प्लस का चिन्ह इसको माइनस कर दूं क्या? बड़ा आसान सवाल है, बना के बताओ। ये सवाल आप खुद सॉल्व करो, मैं तो रिजल्ट दूंगा और वो रिजल्ट आपके सामने होगा। मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ आई मिनिमा बराबर अंडर रूट i1 माइनस आपका अंडर रूट i2 और इसका होल स्क्वायर। मिनिमा में केवल माइनस आता है, मैक्सिमा में प्लस आता है। बच्चे याद कर ले, अभी इसका अनुपात पूछूंगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आएगा, आता है हमेशा। तो मैक्सिमा और मिनिमा के दोनों फॉर्मूले याद कर लो अभी का भी, क्योंकि सवाल बनने वाला है। ठीक है, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़े बेटा, दोनों पॉइंट क्लियर होने, 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप सभी बच्चों का। क्या बात है, क्या बात है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने फुल कंपैरिजन आपको एक एक पॉइंट का कंपैरिजन यहां से स्टार्ट करवाया था। इस जो इंटरफेरेंस था, डेफिनेशन था, इसका डेफिनेशन, इसका कंपैरिजन, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट कंपैरिजन, दूसरा पॉइंट कंपैरिजन, तीसरा पॉइंट कंपैरिजन, चौथा पॉइंट कंपैरिजन, पांचवा पॉइंट और पांचवा पॉइंट कंपैरिजन। बहुत बढ़िया लेवल पे आपके लिए जो नोट्स हमने तैयार किए हैं, इसी तरीके से आप अपने नोट्स अगर बनाओगे तो मैं फिर बता रहा हूं रिवीजन टाइम पे आग लगा दोगे अपने कॉन्सेप्ट में। देखिए अब अपन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर पे बात करेंगे। वैसे ये फैक्टर आपको पहले से पता है क्या, अगर एक जैसी सेम अगर अपन बात करें वेव की, तो उसके जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है, परिणामी तीव्रता आती है, तो उस परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला वो मैं ऑलरेडी आपको भी याद करवा चुका हूं, लिख देता हूं वैसे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। i1 i2 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2, ठीक है। और यहाँ पे cos फाई भी लगा देता हूं क्योंकि हमें एंगल का नहीं पता। यह है हमारा इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला। रिजल्टेंट इंटेंसिटी यही आती है जो हमने कल भी बनाया था, इसका फॉर्मूला आज भी क्लियर कर लिया, फिर से याद कर लिया। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आई बराबर i1 प्लस i2। एक बच्चे का कमेंट रिपीट हो रहा है बार बार, सर इस बैच में और प्लस बैच में क्या अंतर है? बेटा ये बैच मेरा मार्च से चल रहा है, यानी मार्च से नहीं कहूंगा मैं कहूंगा इसको अप्रैल मई के आसपास से चल रहा है मेरा 11th क्लास का यूनिट एंड डायमेंशन, और अभी 12th चल रहा है। ये कोर्स आराम से चलेगा, स्लोली चलेगा। यहाँ पे 1 घंटा क्लास होती है, प्लस पे 3 घंटा क्लास होती है। अगर प्लस पे आपको पूरा कोर्स करना है तो लगभग 80-90 डेज में हो जाता है। इधर अगर आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा, मेरे सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने 11th पहले करवाया है, अब 12th करवा रहा हूं, ठीक है, ये फर्क है। और वो कहते हैं ना कि पढ़ाने का तरीका मैं कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, जहां पर भी जाके खड़ा हूंगा वहां दिल से पढ़ाऊंगा, चाहे कहीं पर भी पढ़ा रहा हूं। अगर आपको पूरा 0 लेवल से पढ़ना है तो आप प्लस पे जाके पढ़िए यूनिट एंड डायमेंशन से, ठीक है। जहां से पढ़ा रहे वहां से स्टार्ट करोगे, पीछे वाली चीजें आपको तैयार करनी होगी, आप अपने लेवल पे तैयार कर सकते हैं,
ठीक है, यही फर्क है। और वो नहीं कि यहां पे तुम्हें सोशल साइंस पढ़ा रहा हूं आपको और उधर फिजिक्स पढ़ाता हूं, है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही चीजें होती है जो यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं वही उधर पढ़ाते हैं, बस थोड़ा सा नोट्स का डिफरेंस होता है, लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। क्योंकि ये लैंग्वेज और वो लैंग्वेज आप देखना कभी, प्लस का लैंग्वेज और मेरा लैंग्वेज, ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी है या वो अच्छी है, मतलब लैंग्वेज अलग होती है, कंटेंट वही होता है। यहाँ का लैंग्वेज और वहाँ का लैंग्वेज मेरा अलग होता है, हमेशा सेम लैंग्वेज नहीं होता है। मतलब वो सेम नोट्स इधर नहीं पढ़ाए जाते प्लस के, या इधर के नोट्स प्लस में नहीं पढ़ाए जाते, ये याद रखना बात आप। अगला पॉइंट मैंने नोट पॉइंट डाला, इस नोट पॉइंट का क्या मतलब है? ये नोट पॉइंट जो मैंने डाला है इसका क्या मतलब है, इस पे गौर फरमाइए। व्यतिकरण में उच्चिष्ट यानी मैक्सिमा, उच्चिष्ट बोले तो मैक्सिमा और निम्निष्ट बोले तो मिनिमा के रूप में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। क्या ये सवाल आपने प्रैक्टिस किया है? क्या इंटरफेरेंस के फिनोमेनन में क्या एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का सवाल आपने खुद तैयार किया है, हमने प्रैक्टिस करवाया है। ना डिस्ट्रॉय कर सकते, ना क्रिएट कर सकते, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण हो सकता है। ना उसको क्रिएट कर सकते, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, ये बात आपको पता होनी चाहिए, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। यानी व्यतिकरण में उच्चिष्ट यानी मैक्सिमा और निम्निष्ट यानी मिनिमा के रूप में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, जो आपको याद में रखना है। यह सवाल बहुत ही अच्छा सवाल बनेगा, बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपको इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, यस सर। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे, और ये सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, क्योंकि मैं अभी अभी आपको इसका लॉजिक, इसका कॉन्सेप्ट, इसका फॉर्मूला क्लियर करवा चुका हूं। मुझे इंटेंसिटी का मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो चाहिए, जो मैंने अभी अभी आपको क्लियर करवाया है। बेहतरीन लेवल पे सवाल बढ़ा के दूंगा, बेहतरीन लेवल पे इधर जो न्यूमेरिकल बनेगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका बनने वाला है, बहुत बढ़िया लेवल का सवाल आपका बनने वाला है। कितने सारे सवाल तैयार करेंगे आप कमेंट में नोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आई मैक्सिमा लिख देता हूं, ठीक है ना। आई मैक्सिमा की अगर मैं बात करता हूं, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। भाई मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा में डिफरेंस क्या बताया? मैक्सिमा में 0 डिग्री होता है फेज डिफरेंस, तो वह जुड़ जाता है। मिनिमा की बात करते हैं 180 होता है तो माइनस हो जाता है। तो ये दो डिफरेंस बताएं, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब बता रहा हूं मैं आई मिनिमा, और वो कितना है बेटा? √ आपका I1 माइनस √ आपका क्या है? √ में I2 का होल स्क्वायर। आप क्यों क्या कह रहा है? मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो। तो बेटा अब अपन उस पॉइंट पे चल रहे हैं जिस पॉइंट पे अपना सवाल है। वो क्या है बेटा? आई मैक्सिमा ऊपर आ गया और आई मिनिमा नीचे आ गया। यहाँ से डायरेक्ट सवाल एग्जाम में एक नहीं, पता नहीं कितने सारे सवाल बनाए जाएंगे, एक एक की बात करूंगा, बस देखते ही जाइए। मैक्सिमा क्या है बच्चे? I1 प्लस I2 इसका होल स्क्वायर बटा मिनिमा क्या है बच्चे? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये बेटा मैक्सिमा मिनिमा का रेशियो आ गया। एक तो सवाल डायरेक्ट इधर से बनेगा, स्टार लगा लो, एक सवाल तो डायरेक्ट इधर से बनेगा। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी इंटरेस्टिंग और वो बात क्या है? वो बात ये है, ऑलरेडी मैं अगर बताना चाहूँ आपको, एक बात साइड में लिखना चाहूँ, आई अगर मैं कहूँ कि A² होता है, पता है ना आपको, मैं ये बोल सकता हूँ कि आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल A² होता है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनली होता है। मानते हो बच्चे इस बात को? यस और नो? मानते हैं आप इस बात को? कल की क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को उधर मेकअप कर सकता हूं? जरा देखिए, गौर फरमाइएगा मेरी इस बात पे। आई मैक्सिमा बटा आई मिनिमा, अगर आई मैक्सिमा होगा तो बच्चे ए बी मैक्सिमा होगा, और ए भी यहाँ पे अगर मिनिमा है तो ए बी मिनिमा होगा। अगर मैं एक मैक्सिमा की बात करूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस संपोषी व्यतिकरण की, तो वो क्या होता है? वो होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और अगर मिनिमा की बात करूं तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये हमारा डायरेक्ट सवाल बन गया है। इन दोनों को लिंक करो, इन दोनों को डायरेक्ट लिंक करो, और वो सवाल मैं आपके सामने डाल देता हूँ। आई मैक्सिमा और आई आपका मिनिमा बराबर, देखिए क्या बनेगा? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटा A1 माइनस A2 का
होल स्क्वायर। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपका डायरेक्ट बनेगा, ये सवाल आपका डायरेक्ट बनेगा, लेकिन मेरे बच्चों दिल दिमाग तक सवाल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, दिल दिमाग तक सवाल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड के रूप में अनुपात है, ये इंटेंसिटी का इंटेंसिटी के रूप में अनुपात है। अलग अलग पूछेगा तो अनुपात डायरेक्ट ऊपर मैंने अलग से लिखा हुआ है, ये अलग अलग भी आपको निकलवा सकता है। 11th का करवा दिया बेटा ऑलरेडी मैंने, ठीक है। ये लेक्चर नंबर आपका 93 है, पहले लेक्चर पे जाके देख, ठीक है, पहले लेक्चर पे जाके देख, पहले लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन का मिलेगा। ये लेक्चर नंबर आपका 93 है, पहला लेक्चर जाके देख, अगर कंप्लीट तेरे को कोर्स इधर से करना है तो पहले लेक्चर से जाके देख, पहले से चल रही है क्लास रेगुलर 93 तक, ठीक है। ये बात बताइए मुझे, मैक्सिमा मिनिमा का किसी बच्चे को कोई डाउट, मैक्सिमा मिनिमा का किसी बच्चे को कोई डाउट? स्कैन हो गया, क्लियर है? यस सर, ओके, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यहीं से पढ़ लो बेटा, पहली क्लास जाके देख लो इसकी, ये 93 पे चल रहा है अभी, ठीक है। यस, अब आता है एक और बेहतरीन टॉपिक आपका यंग्स, जो आपका ड्यूल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग का आपका द्विस्लिट प्रयोग है, और बहुत ही गजब का फॉर्मूला आता है YDSE, यंग्स ड्यूल स्लिट या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपका बनता है, और बहुत अच्छा सवाल बनता है। इसमें 2 स्लिट बनाए जाते हैं, और वही स्लिट में ऑलरेडी पीछे आपको बता चुका हूँ, ये वाला, ये आपका एकल स्लिट विवर्तन प्रयोग है, और ये आपका ड्यूल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है। एक स्लिट और दूसरा स्लिट का मतलब होता है होल, छिद्र जो हमने काट के रखे हुए, बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका यंग का ड्यूल स्लिट एक्सपेरिमेंट की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो उसी में यहाँ पे एक लाइट सोर्स रखा गया है, लाइट सोर्स है, यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर मैं इसके मेन मुद्दे वाली पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल बनेंगे जो इसके डायग्राम से होंगे, वो सवाल आपको यहाँ पे देखना, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। यस, यहाँ पे देखिए S1 आपका लाइट सोर्स है, और यहाँ पे S2 आपका लाइट सोर्स है। सर मजाक चल रहा है, या तो लाइट सोर्स S था, मैं आपको बताता हूं, एस जो लाइट सोर्स था उसके आगे एक पर्दा लगा दिया गया, और पर्दे में कितने होल बना दिए? 2 होल बना दिए, छोटे छोटे स्लिट काट दिए, झिर्रियां काट दी। तो अब ये जो स्लिट S1 और S2 है, ये दोनों भी इधर के लिए 2 नए लाइट सोर्स बन गए। अब बच्चा सोच रहा होगा, बोला यार ये काहे इतना न्यूटन बन रहा है, ये यंग था कि न्यूटन था? भाई यंग ही था, इनमें दिमाग नहीं था। बोला कैसे? बोला सर ये 2 सोर्स ही लगा देता, इधर बल्ब लगा देता, इधर बल्ब लगा देता, एक बल्ब लगाया, बड़ा कंजूस आदमी था। नहीं भाई, बात कंजूसी की नहीं है, बात है लॉजिक की, बात है कॉन्सेप्ट की। जब इसने एक ही लाइट सोर्स लिया और फिर उससे 2 लाइट सोर्स बनाए, तो फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, फेज सेम, यानी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर, टेंशन ही खत्म। इसीलिए उसने एक लाइट सोर्स के आगे पर्दा लगा के उसी से 2 लाइट सोर्स बना दिए होल करके, ताकि आगे जो भी लाइट इधर जा रही है उसमें क्या हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम वेवलेंथ हो, तो उसको आसानी से इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट किया जा सके। और इसी पर्पस से एक लाइट सोर्स लगा के फिर आगे 2 स्लिट काट दिए, दोनों स्लिट के बीच की दूरी स्मॉल डी है, इस स्लिट से इस पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी है, ये जो लाइट आता है इसकी वेवलेंथ लैम्डा है। अब एक्सपेरिमेंट करने की बारी आ गई, प्रैक्टिकल करने की बारी आ गई। तो प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकली यह है कि जब इधर से प्रकाश पहुंचा तो इस प्रकाश ने जहां पे समपोषी व्यतिकरण हुआ, इंटेंसिटी इंक्रीज कर गया, प्रकाश की तीव्रता बढ़ गया, और वहां पे जो फ्रिंज बनती है वो ब्राइट फ्रिंज बनता है, ये वाला फ्रिंज ब्राइट। यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, उसके ऊपर गए वो डार्क फ्रिंज बन गया, पहला डार्क, दूसरा डार्क, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। ये स्क्रीन है, पर्दा है, यानी कंस्ट्रक्टिव और आपका डिस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस का जो फिनोमेनन है वो इधर आपको देखने को मिलेगा, और उसी फिनोमेनन को हम आगे बढ़ते हुए लेके चल रहे हैं, पॉइंट पे बात कर रहे हैं। इस प्रकार से इस पर्दे पे ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, लगातार एकांतर क्रम में आपको जो फ्रिंज है, इस लाइट का जो ये स्लिट कटी हुई नजर आ रही है, इसे फ्रिंज बोलते हैं। ये प्रकाश का जो हिस्सा है इसको फ्रिंज नाम दिया गया है।
लेकिन एक बहुत अहम सवाल है, इस पे स्टार लगाओ, इस पे स्टार लगाओ। सेंट्रल जो फ्रिंज है, केंद्रीय जो फ्रिंज है, उसका इंटेंसिटी मैक्सिमा होगा, वो ब्राइट होगा, और सेंट्रल फ्रिंज का जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमा में आएगा, अधिकतम आएगा, और वह ब्राइट फ्रिंज बनेगा। यंग के ड्यूल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल फ्रिंज होता है ब्राइट, इंटेंसिटी होता है मैक्सिमम। क्या होता है बेटा? मैक्सिमम इंटेंसिटी में, अधिकतम इंटेंसिटी में चला जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, क्लियर है बेटा? हाँ, तो यहां से जो प्रकाश चलेगा, जब ये प्रकाश पर्दे पे जाके मिलेगा तो वहां पे समान दिशा में बढ़ती हुई तरंगे सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी के साथ मिलेगी। तो दो प्रकार का व्यतिकरण होगा, एक तो आपका कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। जहां पे कंस्ट्रक्टिव बनेगा वहां पे चमकीली फ्रिंजें बनेगी, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव बनेगा वहां पे डार्क फ्रिंजें बनेगी। ये फ्रिंजें बनती है, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल फ्रिंज है, इसका सवाल याद रखना, वो ब्राइट बनेगा। ये सेंटर वाली है ब्राइट, ये देखिए, ये वो ब्राइट फ्रिंज है, चमकीली फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है। और ये जो फ्रिंज है वो मैक्सिमम में आएगा, अधिकतम इंटेंसिटी के साथ आएगा, अधिकतम तीव्रता के साथ आएगा। ठीक है, यस सर। चलो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जहां से और सवाल बनाए जा सकते हैं। और उस मुद्दे में सबसे पहले पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। वो सवाल क्या है? इस डायग्राम के रिगार्डिंग जो सवाल बनने वाले हैं, उन्हीं सवालों का हलवा बनाया गया इधर। और वो हलवा क्या है? उस हलवे की अगर अपन बात करें, एक चीज में और लिख दूं यहां पे जो मुझे थोड़ा सा याद आया, फ्रिंज विड्थ, क्योंकि उसको अपन आगे डिस्क्राइब कर देंगे। फ्रिंज विड्थ की अगर अपन बात करें, यहाँ पे कोई भी फ्रिंज विड्थ बन रही है, डार्क हो चाहे आपका ब्राइट हो, बराबर होती है फ्रिंज चौड़ाई। तो बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, ये बेटा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला है। बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है। बीटा बराबर लेमडा वेवलेंथ है, कैपिटल डी पर्दे की दूरी है इस स्लिट से, पर्दे की दूरी कैपिटल डी है, स्मॉल डी दोनों स्लिट के बीच की दूरी है, और बीटा आपका फ्रिंज चौड़ाई है। तो बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। ठीक है, यस बेटा। देखो कमेंट सेशन में आप थोड़ा सा शांति से अगर पढ़ लेंगे ना, ये वो बोलते हैं ना ऊट पटांग कन्वर्सेशन, ये एक इशारा काफी होता है जो आपको स्क्रीन में भी नजर नहीं आता, इधर साइड में एक इशारा हो जाता है तो नैनो सेकंड में 10⁻⁹ सेकंड में लपेट दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में तुम डिसलाइक करते रहना, फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ाई पे ध्यान दे, एक इशारा काफी है, 10⁻⁹ सेकंड। कमेंट रिपीट करना बार बार, एक ही कमेंट को एक दूसरे के साथ कमेंट पास करना, क्लास पे फोकस कर ले बेटा, नहीं फिर अनअकैडमी यूट्यूब जिधर देखेगा उधर लपेटा जाएगा। वो कहते हैं ना, नेचर, सांप का नेचर है काटने का, चाहे कितना ही दूध पिलाओ वो काटेगा। वही हरकत जो अनअकैडमी में कर रहा था इधर करेगा, इधर लपेट दिया जाएगा, बात खत्म। क्यों टेंशन ले रहा है? तो अब अपन इसके पहले बिंदु पे बात कर रहे हैं, पहले बिंदु पे बात कर रहे हैं। और एक चीज नोट करना, ये मेरा एटीट्यूड मान लो या मेरा प्लस पॉइंट मान लो, मैं किसी बच्चे को भाव नहीं देता, किसी बच्चे को सिर पे नहीं चढ़ाता। कमजोर से कमजोर बच्चा वो भी मेरा स्टूडेंट है, और जो टॉपर से टॉपर बच्चा है वो भी मेरा स्टूडेंट है। तो ये नहीं कि टॉपर को सिर पे बैठा लूं तो कुछ भी कमेंट में करेगा, कुछ भी लिखेगा, और जो कमजोर बच्चा है वो कुछ भी कमेंट करे, उसको ध्यान ही ना दें। ये कभी भी नोटिस कर लेना, चाहे मेरी स्पेशल क्लास हो, चाहे प्लस की क्लास हो, चाहे यूट्यूब की क्लास हो, मेरे लिए सब इक्वल है। मैं ऑफलाइन में भी किसी बच्चे को भाव नहीं देता फालतू में, ना ऑनलाइन में। तो आप अगर बेटा क्लास में हैं तो ईमानदारी से फोकस करिए, अपने गोल को देखिए ना, क्यों कन्वर्सेशन करते हो क्लास में। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा। चलो तो अब आती है सबसे पहला सवाल जो हमने अभी तैयार किया, जिसमें स्टार लगाया। वो सवाल क्या है बेटा? सेंट्रल फ्रिंज। सेंट्रल फ्रिंज कैसी है? ब्राइट है। सेंट्रल फ्रिंज कैसी है? ब्राइट है, और हमेशा ब्राइट होगी, हमेशा चमकीली होगी, क्योंकि जो सेंट्रल फ्रिंज है वहां पे जो फ्रिंजें जाके मिल रही है वो सेम फेज में मिल रही है।
उनके बीच में कोई कालांतर नहीं है। और जब सेम फेज में जाके मिलती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है, संपोषी व्यतिकरण होता है, क्योंकि वहां पे कालांतर आपका जीरो होता है। कालांतर जीरो है, पतांतर जीरो है, पाथ डिफरेंस जीरो है और कालांतर आपका फेज डिफरेंस आपका जीरो है। तो जो सेंट्रल फ्रिंज होगी वो हमेशा कैसी होगी बेटा? ब्राइट होगी, जिसके बारे में यहाँ पे अपने बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहला मुद्दा क्लियर है। दूसरे मुद्दे की बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि यदि एक स्लिट लाल रंग के प्रकाश की हो, अच्छा जी ये जो डायग्राम दिख रहा है एक रेड कलर में आए, दूसरा किसमें? दूसरा अगर ब्लू कलर में आ जाए, दूसरा स्लिट आपका ब्लू कलर का हो। अब देखिए एक रेड में हो दूसरा ब्लू कलर में हो, तो प्रकाश से अगर उसको प्रकाशित कर दिया जाए तो पर्दे पे व्यतिकरण की घटना प्राप्त नहीं होती है। ओहो, इसीलिए यंग ने अपना दिमाग लगाया था, उसने एक लाइट सोर्स से दो लाइट सोर्स बनाए थे ताकि उनका वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो। अब आपने क्या जादू कर दिया? आपने एक रेड ले लिया, एक ब्लू ले लिया, कलर अलग अलग है, तो बताओ इनका वेवलेंथ भी अलग अलग होगा कि नहीं? VIBGYOR ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर कलर अलग अलग है तो वेवलेंथ अलग अलग होगा। तो बताओ क्या इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण आपको देखने को मिलेगा? कतई नहीं मिलेगा। आपका प्रैक्टिकल फेल हो गया, आपका प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, जो कि अलग अलग कलर के लिए तो कभी भी नहीं हो सकती। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही तगड़ा सवाल बनने वाला है दूसरे पॉइंट से, बहुत तगड़ा सवाल बनने वाला है दूसरे पॉइंट से, और ये सवाल मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ठीक है? यस, क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल है, बढ़िया। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है पतांतर। पथ का डिफरेंस है भाई, पथ के डिफरेंस में देखो मैं तो एक ही, ये देखो बोर्ड का डेरिवेशन का डायग्राम है, मैं इस पे कोई बहस नहीं करना चाह रहा, मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपका मैक्सिमा चाहिए आपको तो उसके लिए डेल बराबर एन लेमडा, पीछे बता चुका हूं, मैं डिराइव नहीं करूंगा, बोर्ड में 4 नंबर का डेरिवेशन आता है, इसके लिए टाइम खराब नहीं करना। मैक्सिमा के लिए एन लेमडा आएगा, वो मैं पीछे बता चुका हूं, फिर से बोलूंगा, मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैं इतना बोलूंगा आपको मैक्सिमा चाहिए तो आपका पाथ डिफरेंस डेल बराबर एन लेमडा होगा। अगर आपको मिनिमा चाहिए तो पाथ डिफरेंस 2n-1 लेमडा बाई 2 बता चुका हूं पीछे। मिनिमा के लिए लेमडा बाई 2 का विषम गुणज, अब आप ही देख लो 2n-1, n का वैल्यू 1 रखो, 2 - 1 1 यानी लेमडा बाई 2, n का मान 2 रखो, 2 दूनी 4 - 1 यानी 3 लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 का विषम गुणज। इसमें क्या बताया था मैंने? लेमडा बाई 2 का सम गुणज कर लो, लेकिन मैंने कहा था कि आप डायरेक्ट याद रख लो एन लेमडा। तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे का मैक्सिमा और मिनिमा को लेकर जो पाथ डिफरेंस है, केवल 2 लाइन, बस ये 2 गोले कर दिए, बस इनको याद रखना है, ना डायग्राम पे हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, हम इसका कोई डेरिवेशन तैयार नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमा निकालना है डेल बराबर एन लेमडा, मिनिमा निकालना है 2n-1 लेमडा बाई 2। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? यहां से क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़े, आगे देखिए फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं बेटा, ये देखिए पीछे भी याद करवा दिया मैंने, बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी पीछे याद करवा दिया। देखो बेटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ का सवाल वैसे नहीं आता है, न आपके दे रखा है, लेकिन अगर आपको देखना है तो थीटा बराबर लेमडा बटा डी आएगा या बीटा बटा कैपिटल डी आएगा। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी फॉर्मूले से आते हैं, जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी, आपको कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से आपको याद करना चाहिए, क्योंकि याद करने से ही काम चलेगा, जिसके बारे में अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा। अब इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग जहर सवाल एज इट इज क्वेश्चन एनडीए में ऑलरेडी पूछा गया है, एनडीए में ऑलरेडी पूछ लिया गया है। यदि संपूर्ण जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है YDSE के समायोजन को किसी अन्य माध्यम में ले जाया जाए, वो सवाल है आपको प्रैक्टिस करवाया हुआ कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अगर पानी में किया जाए तो क्या होगा, वही होगा जो सामने लिखा है। समझिए जरा मेरी बात है, अगर पानी में लेके जाएंगे तो भाई मेरे लेमडा बदलेगा,
क्या बदलेगा, लेमडा बदलेगा, और लेमडा बदलने पे बीटा बदलेगा। क्यों बदलेगा बेटा, फ्रिंज विड्थ बदल जाएगा, क्योंकि बेटा अगर मैं बात करता हूँ म्यू डब्ल्यू की, यानी वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो लेमडा एयर बटा लेमडा वाटर। अगर मुझे बीटा डब्ल्यू निकालना है तो बीटा एयर, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ म्यू डब्ल्यू आपके लिए लिया, तो मैंने बीटा एयर, जैसे मैंने लेमडा एयर लिया वैसे बीटा एयर बटा बीटा मीडियम ले लिया मैंने, या वाटर ले लिया। क्यों, क्योंकि बेटा जरा बताना मुझे, बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, यानी बीटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है लेमडा, तो जो रिलेशन लेमडा के लिए होगा वही रिलेशन आपका बीटा के लिए होगा। म्यू डब्ल्यू बराबर बीटा एयर बटा बीटा वाटर, और आपको पता है अगर बीटा वाटर में निकालना है तो बेटा बीटा वाटर डब्ल्यू बराबर बीटा एयर बटा म्यू डब्ल्यू, इसका इधर भाग लगा दो, इसको इधर ले आओ, यानी म्यू डब्ल्यू। बेटा म्यू डब्ल्यू, अरे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, सॉरी, तो 3/4, और ये बीटा एयर, बीटा डब्ल्यू बराबर 3/4 बीटा एयर, बीटा डब्ल्यू बराबर 3/4 बीटा एयर। जहर सवाल आज की क्लास का नंबर 1। अगर रैंकिंग पूछेगी आज जितने भी सवाल आपने बना के दिए हैं, तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा जहर इस सवाल में है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो आपका इसमें बनने वाला है, सबसे बड़ा जो जहर है वो इस सवाल में बनने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल आपका, और इसमें तो मैं क्या ही बताऊं आपको, ये तो सवाल क्लियर है बेटा, बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, तो भाई इनका रिलेशन तो अलग अलग है, बीटा डायरेक्ट प्रपोजल लेमडा, बीटा डायरेक्ट प्रपोजल कैपिटल डी, बीटा डायरेक्ट प्रपोजल 1 स्मॉल डी। अब इनमें जैसे चेंज होगा वैसे सवाल आएगा, अगर स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो बीटा का मान घट जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे तो कितने ही सवाल बना ले आप फोड़ दोगे, मेरे हिसाब से कितने भी सवाल बना लें आप इसको फोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटा, अच्छे से क्लियर है, अच्छे से क्लियर है सभी बच्चों का, क्लियर है, एक बार सभी बच्चे बताइए फटाफट से, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ओके ओके ओके, चलो जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो बेटा आज का क्लास हमने कंप्लीट किया, और आज की जो क्लास है उसका इंपॉर्टेंस अगर कोई बच्चा इस कॉन्सेप्ट को जब एग्जाम में रिलेट करेगा, और अगर एग्जाम दिया हुआ है तो उस पूरी क्लास को जब रिव्यू करेगा तो पता चलेगा कितने सारे न्यूमेरिकल, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, यहाँ पे बीटा, लेमडा, कैपिटल डी, स्मॉल डी, इनसे कितने सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। लाइक बटन दबाना बहुत सारे बच्चे भूल गए हैं, बहुत सारे बच्चे भूल गए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। लाइक बटन पे परचेंट लगाएं, नए वाले बच्चे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। अभी मुकेश सर आ रहे हैं फटाफट मैथ्स का प्रैक्टिस लेके, उसके बाद में संजय सर, उसके बाद में संजय सर का कॉन्सेप्ट है, फिर संजय सर का प्रैक्टिस है। और जब संजय सर इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं तो कई बार मैं ऑफिस में यही ऊपर होता हूँ, ऊपर वाले ऑफिस में जहाँ पढ़ा रहे होते हैं, तो मैं भी कई बार अच्छी अच्छी इंग्लिश सीख लेता हूँ, वाया रे वाया है, और बढ़िया लेवल पे फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं। तो इंग्लिश की क्लास अगर कोई बच्चा मिस करता है जरूर ज्वाइन करके देख लो, एक क्लास काफी है? हाँ, एक चुटकी सिंदूर है ना, बहुत है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद बेटा।